हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 5 और 6 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे ऐसे तमाम परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश। अब यह योजना हिमाचल प्रदेश ने की है, तो इसके बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उनके कौशल उन्नयन अर्थात स्किल अपग्रेड के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2000 रुपये की सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया। अब हिमाचल की बात हुई है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 3 मई। दोस्तों 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब चूंकि यह 3 मई को मनाया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने जनहित के लिए पत्रकारिता करते हुए अपनी जान गंवा दी। साथ ही उन लोगों के लिए भी इस दिन का महत्व है जो कई बार दुनिया के विभिन्न कोनों से समाचार के जरिए जनता के सामने सच लाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं या उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इस वर्ष के लिए अन्य सहयोगी विषय हैं सेफ्टी ऑफ वोमेन एंड मेन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। अगला है इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस। अगला है जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया। ये सारे थीम्स हैं। इसमें मुख्य थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इतिहास के बारे में जानते हैं। इसका क्या इतिहास है? तो इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए साल 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत की थी। इसके बाद विंडहॉक घोषणा की गई जो प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए की गई थी। चूंकि यह घोषणा 3 मई को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 3 मई को यह विशेष दिन मनाया जाता है। अब चूंकि यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट
AIS ने डॉक्टरों के परामर्श के बाद गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देशों को जारी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग को रोकने से अत्यधिक संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा ICC अंपायरों की निगरानी कृत्रिम पदार्थों के इस्तेमाल से गेंद को साइन करने की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री PM ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है या ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? तो स्कॉट जॉन मॉरिसन जी हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है वो इतिहासकार थे। दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लिंक जो साइड से निकल कर आता है ये यहाँ पर गलती से छूट गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इतिहासकार। ये क्या थे? एक इतिहासकार थे। अब इनके बारे में जानते हैं। प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाले रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। उनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था। वह 1950 के दशक में दिल्ली आए और 1961 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करना आरंभ कर दिया था। अब रोनाल्ड विवियन स्मिथ ने लगभग एक दर्जन किताबों का लेखन किया है। रोनाल्डो विवियन स्मिथ ने लगभग एक दर्जन से अधिक किताबों का लेखन किया है, जिनमें से ज़्यादातर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर आधारित है। दिल्ली पर लिखी गई उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ सिटी और द दिल्ली दैट नो वन नोज, ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ दिल्ली ने कैनर हॉलैंड पुरस्कार और माइकल मधुसूदन अकादमी से सामान्य ज्ञान और पत्रकारिता पुरस्कार 1997-98 के लिए रोटरी अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के केसर को GI टैग दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अर्थात भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत GI टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ये केसर कश्मीर के कुछ इलाकों में उगाया जाता है, जिनमें श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ शामिल है। कश्मीर केसर के लिए आवेदन जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा शेर-ए-कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और केसर रिसर्च स्टेशन डूसू या पंपोर के सहयोग से दायर किया गया था। अब क्या है कश्मीरी केसर, इसके बारे में जानते हैं। इस कश्मीरी केसर की अनूठी विशेषता यह है इसके अधिक लंबे और मोटे धब्बे, प्राकृतिक गहरा लाल रंग का धब्बा, उच्च सुगंध, कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण और उच्च मात्रा में सफारी अर्थात स्वाद, क्रोकिन रंग की ताकत और पिक्रोकार्सिन कड़वाहट है। क्रोसिन की उच्च सांद्रता के कारण कश्मीरी केसर गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। कोसिन एक कैरोटीनॉयड वर्णक है जो कि केसर को उसके रंग और औषधीय गुण देता है, जो अन्य ईरानी केसर में 682% है, वही कश्मीरी केसर में 872% पाए जाते हैं। इसी वजह से कश्मीर के केसर गहरा रंग, बेहतर जायका और औषधीय गुण प्रदान करता है।
इस केसर की खेती और बुआई जम्मू और कश्मीर के करवाई में स्थानीय किसानों द्वारा की जाती है और यह अपने अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता है, जो केवल जम्मू और कश्मीर में उगाए और उत्पादित केसर में पाया जा सकता है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर की बात हुई है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के पहले हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी का नाम भारतीय मूल की किस छात्रा ने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वनीजा रूपानी। दोस्तों ये है भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपानी। इन्होंने ही नासा के पहले हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी का नाम भारतीय इंजेन्युटी का नाम दिया। अब इसके बारे में जानते हैं। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर, दोस्तों ये पहला हेलीकॉप्टर नहीं, अर्थात नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है जिसका नाम इंजेन्युटी दिया गया है। इस नाम को रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनीजा रूपानी को दिया गया है। उन्होंने नासा की नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध जमा किया। नॉर्थ पोर्ट अलाबामा के हाई स्कूल जूनियर की छात्रा रूपानी ने अपने निबंध में हेलीकॉप्टर के लिए इंजेन्युटी नाम सुझाया है, जिसे नासा द्वारा स्वीकार किया गया। अब नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके अगले रोवर को परसेवरेंस नाम दिया जाएगा। परसेवरेंस और इंजेन्युटी को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है, जिसके फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना है। इंजेन्युटी किसी दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास करने वाला एक पहला विमान है। अब यहाँ नासा की बात हुई है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 स्नूकर। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने गर्दन और पीठ की चोटों के चलते संन्यास लेने की घोषणा की है। पीटर एब्डन ने 2002 में स्टीफन हेनरी को फाइनल के रोमांचक मुकाबले में 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। वे 29 साल के अपने पेशेवर करियर में रिकॉर्ड 2 बार चैंपियनशिप में रनर अप भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 CAIT। अब दोस्तों यहाँ CAIT है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है तो जानते हैं। द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसका कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT द्वारा एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा। CAIT द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर खुदरा व्यापारियों के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय ई वाणिज्य बाजार भारत मार्केट आरंभ करने की घोषणा की। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत मार्केट के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट में अभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया जाएगा और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना होगा। इस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। लॉजिस्टिक्स में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और यह
बाजार उत्पादों के निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने के सभी उपायों का समन्वय करेगा। भारत मार्केट के माध्यम से घर घर सामान भी पहुंचाया जाएगा। CAIT को वर्ष 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लगभग 1 करोड़ खुदरा विक्रेताओं के जोड़ने की उम्मीद है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा मार्केट प्लेस बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे संगीत को जारी किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का एक गीत जारी किया है। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। साथ ही HDFC बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा, उतनी ही बार बैंक पीएम केयर्स फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। एक बार फिर से जानते हैं, HDFC बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा, उतनी ही बार बैंक पीएम केयर्स फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। अब HDFC बैंक की बात हुई है तो HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो आदित्य पुरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है। घोषणा के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की 85% आबादी को कवर किया जा रहा है। इस नवीनतम घोषणा के साथ ही योजना में राज्य के शेष 15% लोगों को शामिल किया जाएगा। हाल ही में की गई ये घोषणा राज्य सरकार, अर्ध सरकारी कर्मचारियों, साथ साथ सफ़ेद राशन कार्ड धारकों को इस योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है। योजना के अंतर्गत राज्य में लोग मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का आवेदन करने के लिए लोगों को राशन कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस संस्थान के साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 NIUA। अब इसके बारे में जानते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान NIUA ने साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया। इस विशेष वेबिनार का पता लगाने के लिए यह पता लगाने के लिए आयोजित किया था कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है और वैश्विक विशेषताओं की भागीदारी को प्रदान कर सकता है। वेबिनार आइडियाथॉन में विचार विमर्श किया कि कैसे अन्य संकटों को दूर करने के लिए नदियों के सामाजिक कोण का लाभ उठाया जा सकता है।
इसमें नदी प्रबंधन के बारे में भी जोर दिया गया है और नदी के अन्य शहरों के साथ परस्पर संबंध पर भी बात की गई है। इसके अलावा NIUA और नमामि गंगे भी आडियाथान के विचार विमर्श के आधार पर एक पॉलिसी पेपर जारी करने की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ जल की बात हुई है तो केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार ANZ क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किए गए थे। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी चुना गया है। यहाँ न्यूजीलैंड के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों के विजेताओं की पूरी सूची दी गई है। इंटरनेशनल वीमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर सूजी बेट्स, इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर केन विलियमसन, इंटरनेशनल वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी डिवाइन, इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर तो रॉस टेलर। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के संक्रमण के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वह क्या थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वह एक वकील थे। भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। उन्होंने मार्च 2019 में लोगों के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी अर्थशास्त्र से स्नातक थे और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर कानून की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने 2006 में पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और 2007 में उन्हें न्यायालय के अस्थायी स्थानीय के रूप में शपथ ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 2008। कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। उन्हें 2017 में पंपा अवार्ड अर्थात कर्नाटक के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 5 मई। हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं। इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगने के दौरान हुई थी। 5 अग्निशमकों की मौत की बात की गई थी। झाड़ी में आग लगी जिसके दौरान हुई 5 अग्निशामकों की मौत के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ही कोविड कथा नामक शीर्षक का पुस्तक लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया
गाइड लॉन्च की है। गाइड को 50वें DST स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। कोविड कथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रमाणित जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड तैयार किया है। अब यहाँ DST की बात हुई है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। DST स्थापित हुआ कब था तो मई 1971 में। DST का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड ने किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 फेसबुक। फेसबुक ने एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। कॉन्सर्ट में AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोन्स, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार हैं। कॉन्सर्ट के पीछे की मुख्य 3 विचार हैं: टू इंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टू रेज फंड्स, यानी मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देना और उन लोगों के लिए धन जुटाना जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। यह गिव इंडिया द्वारा प्रबंधित फंड रेजर कॉन्सर्ट कोविड रिस्पांस फंड में भारत जाएगा। अब फेसबुक की बात हुई तो फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 5 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ की थीम क्या है? तो सेलिब्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरवे नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं कौन है? तो टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन विंडो लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरल संग्रह के बारे में अबाउट द सारस कलेक्शन। अब इसके बारे में जानते हैं। सरस संग्रह सरकार ई मार्केट प्लेस, जनरल ई मार्केट
और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। इस पहल के तहत ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ साथ प्रदर्शित और प्रदान किया जाता है। पहल के अनुसार स्वयं सहायता समूह इस पहल के तहत ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों SHG द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ प्रदर्शित और प्रदान किया जाता है। पहल के अनुसार SHG अर्थात स्वयं सहायता समूह विक्रेताओं के उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात हस्तशिल्प, हथकरघा, कार्यालय का सामान, किराना और पैट्री, व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के किस डिस्कस थ्रोवर खिलाड़ी को एंटी डोपिंग मामले में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 संदीप कुमारी। दोस्तों ये हैं संदीप कुमारी और इनको ही एंटी डोपिंग के मामले में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब जानते हैं इनके बारे में, डिस्कशन करते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला NDTL प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड का पता लगाने में विफल रही थी, जो उसके रक्त के नमूने में मौजूद था। यह रक्त नमूना NDTL के अधिकारियों द्वारा जून 2018 में गुवाहाटी, असम में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान एकत्र किया गया था, जहां कुमारी ने प्रतियोगिता में 58.41 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। वाडा ने कुमारी के परिणाम प्रबंधन को AIU अर्थात एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के रूप में संदर्भित किया, जिसने उसे आरोप की सूचना दी और उसे नवंबर 2018 में अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया। फरवरी 2020 में AIU ने कुमारी को प्रभार का नोटिस जारी किया, जिसमें उसे या तो ADRV अर्थात एंटी डोपिंग नियम उल्लंघन को स्वीकार करने के लिए या अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई से गुजरने के लिए कहा गया। इस संबंध में जवाब देने के लिए 3 डेडलाइन मिस होने के बाद कुमारी ने आखिरकार आरोप स्वीकार कर लिया और सुनवाई का अनुरोध नहीं किया। अब यहाँ वाडा की बात हुई है, तो वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। वाडा के अध्यक्ष कौन है? तो बिटोल्ड बाका। हाल ही में होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन के संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के जवाब के साथ साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। इसके साथ मेजबानी के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष येचई इल्काम अलियेव ने की थी। नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ साथ
कैरेबियन और यूरोप के सदस्य राज्यों और सरकार और अन्य देश नेताओं के 30 से अधिक प्रमुखों की भागीदारी थी। शिखर सम्मेलन के दौरान NAM लीडर्स द्वारा कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया गया था। उन्होंने व्यवहार्य उपायों के लिए जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान की और कार्रवाई उन्मुख अनुवर्ती उपायों पर जोर दिया। NAM के नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए एक घोषणा को स्वीकार किया। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यबल के गठन की भी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फीना विश्व चैंपियन 2021 स्थगित करके इसका आयोजन 13 से 29 मई 2022 को कर दिया गया। यह कहाँ आयोजित होने वाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जापान। स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन फीना ने स्थगित टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश से बचने के लिए 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2021 की आयोजन तिथि को 2022 से रीशेड्यूल किया है। जापानी शहर में जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप की नई तारीखें 13 से 29 मई 2022 कर दी गई। फीना चैंपियन को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि 20 जुलाई को अगस्त 16 तक 2022 का स्लॉट टोक्यो खेलों के लिए नई तारीख के साथ क्लैश कर रहा था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब फीना की बात हुई तो फीना के अध्यक्ष कौन है? तो जूलियो सी मैग्लियोन। फीना की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1908 को। फीना का मुख्यालय कहाँ है? तो लाजेन स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, टेनिस यूनिट इंटीग्रिटी ने टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। वह किस देश से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मिस्र। दोस्तों ये हैं टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम जिन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इनके बारे में जानते हैं। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को टेनिस विरोधी भ्रष्टाचार कार्यक्रम के 21 उल्लंघनों का दोषी पाया गया है। उल्लंघनों में मैच फिक्सिंग के 8 मामलों शामिल हैं। अन्य खिलाड़ियों को याचना करने के 2 मामलों में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग नहीं करने के साथ साथ 2 असफलताओं का भी TIU जांच में उपयोग किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी, अर्थात दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये हैं ये तीनों। अब इनके बारे में जानते हैं। भारत के 3 पत्रकार दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। द पुलित्जर ने घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैक आउट के माध्यम से निष्पादित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 6 मई। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 5 मई। इसका सही आंसर है दोस्तों, गलती से टाइप हो गया है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 5 मई।
आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 2020 का अभियान, इस अभियान 2020 के अभियान का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस अभियान की थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। ग्लोबल हैंड हाइजीन डे का मुख्य लक्ष्य पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है जो आपको रोगजनकों के प्रसार को कम करने और कोविड-19 वायरस सहित संक्रमण को रोकने के लिए ले सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्य समान रूप से नियमित और बार बार हैंड वॉशिंग से संक्रमण को रोकने में भूमिका निभा सकते हैं। 2020 अभियान के तहत WHO और भागीदारों का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हाथ की स्वच्छता को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं, हाथ की स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करें, वर्कर्स के साथ स्वच्छता देखभाल और संक्रमण की रोकथाम में उनकी भूमिका में शामिल हो। अब यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हुई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस एडनोन है। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी पर अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रसिया। रूस ने इस साल के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक यम नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। आर्कटिक यम 1 अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है। इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। यह प्रक्षेपण सोयूज 2-1B वाहक रॉकेट पर फ्रीगेट बूस्टर के साथ होगा। अब आर्कटिका यम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आर्कटिका यम एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से रूस का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र की मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए समर्पित एक अद्वितीय उपग्रह नेटवर्क विकसित करना है। अब यहाँ रूस की बात हुई है, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूसी रूबल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 5 अप्रैल। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को, सॉरी दोस्तों एक गलती से टाइप हो गया है, यहाँ अप्रैल के जगह पे मई होना चाहिए था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 5 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जबकि प्राइमरी फोकस अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार, दोस्त और देखभाल करने वालों का सपोर्ट करना होता है। 2020 का थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। विश्व अस्थमा दिवस का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा हर साल किया जाता है। 1998 में बार्सिलोना, स्पेन में पहली विश्व अस्थमा बैठक के आयोजन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया।
अब अस्थमा है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, खांसी, घरघराहट और छाती में जकड़न होना शामिल है। ये लक्षण आवृत्ति और गंभीरता में भिन्न होते हैं। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो वायु मार्ग सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जबकि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है। लक्षणों को नियंत्रित करने से दमा से पीड़ित लोगों को पूरा जीवन जीने में सक्षम किया जा सकता है। अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया। 30 अप्रैल 2020 से यह बैंकिंग बिजनेस को बंद कर दिया गया है। इसके बिजनेस को बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने रजिस्ट्रार से भी सहकारी समितियां पूरे बैंक के मामले को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए संपर्क किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की वित्तीय स्थिति बताते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बहुत प्रतिकूल और अस्थायी है। बैंक न्यूनतम पूंजी और भंडार पूंजी पर्याप्तता और कमाई की संभावनाओं की स्थिति को पूरा नहीं कर रहा है और न्यूनतम नियामक पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करता है और न्यूनतम नियामक पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा नहीं करता है। आरबीआई ने भी पाया है कि बैंक के मामले सार्वजनिक हित के साथ साथ जमाकर्ताओं के हित के लिए एक तरीके से संचालित किए जा रहे थे। आरबीआई ने यह भी पाया कि बैंक के मामले सार्वजनिक हित के साथ साथ जमाकर्ताओं के हित के लिए एक तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे थे। इसमें दो गलत टाइपिंग हो गया है, तो इसके बारे में जानते हैं कि आरबीआई ने यह भी पाया कि बैंक के मामले सार्वजनिक हित के साथ साथ जमाकर्ताओं के हित के लिए एक तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे थे। अब आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, जिसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि ये मैं 2 दिन का वीडियो एक ही में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों आज यहीं तक। फिर हम कल करंट अफेयर के साथ फिर हम कल आपसे मिलेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।